अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको खुश आमदीद कहेंगे। आज है मंडे, मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत, मेरे साथ हैं गजल अशरफ। और गुड मॉर्निंग। मंडे वाला दिन कुछ ऐसा दिन होता है जिसमें कुछ लोगों को उठने का दिल करता है, कुछ लोगों को नहीं करता, और कुछ की मेरी तरह नींद पूरी नहीं होती क्योंकि हम अपने वीकेंड में अपनी नींद की रूटीन खराब कर देते हैं। सो जो लोग अभी उठे हैं या फिर उठने की कोशिश कर रहे हैं उन सबको हम खुश आमदीद कहेंगे सुबह की सोच में, और हम उम्मीद करते हैं कि हम दोनों मिलके आपकी ये सुबह अच्छी बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि गजल आपके पास कुछ अच्छा है तो वो बता दे, फिर हम सोशल स्टोरी की तरफ चलें। बात है, आज मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी। पहले वो वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि वो वीडियो उस तरह से प्ले नहीं हो रही, लेकिन ये वीडियो में कुछ इस तरह से दिखाया गया था जो मैं आपको बताती हूँ कि ये वापस दरख्वास्त कर देते हैं, अगर वीडियो आप पीजीएम में भी करवा देंगे तो वीडियो बिल्कुल दोबारा कर लेते हैं। तो ये वीडियो आपने देखी है और आपने इसमें क्या कुछ रियलाइज किया या फिर क्या एनालाइज किया, आपको समझ आ गई होगी कि प्रेसिडेंट थे वो ओबामा, लेकिन वो सलूट करना भूल गए थे। फिर वो वापस गए, वापस आए, उससे उन्होंने सलाम किया। ये दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ ये था कि ये बेसिक एथिक्स होते हैं, ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपने करनी होती हैं। आपने रिस्पेक्ट देनी होती है सबको, चाहे वो आपसे छोटा है या चाहे वो आपसे बड़ा है। रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गिव एंड टेक वाला हिसाब होता है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इन रिटर्न आपको भी वो चीज़ वैसे नहीं मिलेगी और फिर आप हर्ट होंगे, फिर आप नफरतें फैलेंगी, तो ये बातें बढ़ती चली जाती हैं। हमारा मकसद ये बताना यही था कि पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत आपने सही नहीं बताया। हमारा मकसद बताने का ये था गजल कि जिस तरह पाकिस्तानी हुक्मरानों के सर पे गर्दन में सरिया होता है ना, इस तरह तमाम तर हुक्मरानों के गर्दन में सरिया नहीं है। अब आगे चलते हैं और पाकिस्तान सुपर लीग की बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हो चुका है इस दफा पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स तो मौजूद हैं, लेकिन शायकीन क्रिकेट की अदम दिलचस्पी की वजूहात क्या हैं, इस हवाले से मैंने खोज लगाना शुरू की। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो हर्डल्स हैं शायकीन क्रिकेट के लिए, कितने दूर गाड़ी पार्क करेंगे, उसके बाद से आप 6 वॉक थ्रू गेट्स के जरिए आएंगे स्टेडियम में, तो आपको स्टेडियम पहुंचते हुए 1 घंटा लग जाता है, और 1 घंटे में आप रोज आके मैच नहीं देख सकते। या दूसरे दिन सिक्योरिटी जरूरी है, लेकिन सिक्योरिटी इंडिया में भी तो जरूरी है, सिक्योरिटी दुनिया के दूसरे ममालिक में भी तो जरूरी है। सिक्योरिटी के लिए आप कुछ और मैयस तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन आवाम को कम से कम खबर ना करें ना। स्टेडियम के पैरामीटर्स में कुछ ना कुछ कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो इतने दूर से अगर आप करेंगे तो रावलपिंडी में जो आपको 70% आवाम नजर आ रही है ये भी नहीं आएगी। दूसरी सबसे बड़ी वजह, बहुत सारे लोग हमारे बाइकआउट कर रहे हैं फलस्तीन की वजह से, गजा की वजह से, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है जो कि शायकीन क्रिकेट को ग्राउंड में नहीं आने दे रही। और तीसरी वजह जो मैंने पता लगाई वो ये है कि शायकीन क्रिकेट अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे पाकिस्तान क्रिकेट पे, क्योंकि 2022 से लेकर आज तक पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज इंटरनेशनल अरीना में बहुत ही खराब हैं। चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान की टीम पहले ही राउंड में बाहर हो जाती है, तो इस वजह से शायकीन नाराज हैं और वो अपनी नाराजगी का इजहार इस वजह से ये कर रहे हैं कि वो ग्राउंड में जाके अपने सुपरस्टार्स के मैच नहीं देख रहे। सो ये 3 चीजें बेहतर हो जाएंगी तो अगले सीजन में आपको बेहतर क्राउड नजर आएगा। वजह से वो हाइप नहीं थी जिसकी हम बात भी कर रहे थे पीएसएल के शुरू होने से पहले। आगे बढ़ते हैं और सोशल स्टोरीज का आगाज करते हैं, और सबसे पहले आपको स्टोरी बताते हैं। आपको याद होगा कि अब से 2 रोज पहले, यानी कि जो अभी वीक गुजरा है, उसमें हमने एक क्रिप्टो जो एक्सपीरियंस रखते हैं शख्स, उनको हमने बुलाया था, आईटी एक्सपर्ट भी थे। उनसे हमने बात की थी कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी और किस तरह से हम उससे पैसे कमा सकते हैं। और जब भी ये नाम आता है ना, तो हमारे जहनों में मर्द हजरात ही आते हैं कि शायद वही इंटेलिजेंट होते हैं या वही काम कर सकते हैं और वही आगे जा सकते हैं। और जो तरीक़ाकार उन्होंने बताया था दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, मुझे तो समझ ही नहीं आया था। लेकिन अब जो आपको स्टोरी बताऊंगी वो एक खातून से रिलेटेड है, और उसने क्रिप्टो करेंसी में जिस तरह से महारत हासिल की, फिर उसके बाद ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग करने के बाद
दूसरे अपने फॉलोअर्स को भी इसके साथ एंगेज किया और इस दुनिया में उन्होंने अपना नाम बना लिया और बाकायदा तौर पर उन्होंने एविडेंस के साथ ये चीज़ें दिखाई हैं कि मैं किसी के साथ कोई मतलब आप ना कोई मेरे साथ स्पॉन्सर्ड नहीं है या फिर मैं किसी से पैसे लेकर ये काम नहीं करी, बल्कि मैं खुद ट्रेडिंग करती हूँ और मेरे पास सारे सबूत भी मौजूद हैं। वीडियो में आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना बाकायदा तौर पर सारा एविडेंस भी दिखाया है, ये सच है कि मैं ये काम करती हूँ। बिल्कुल ऐसी है सोनम की आप बात कर रही हैं। सोनम का ताल्लुक हुंजा से है और वो खवातीन की फलाह बहबूद के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करती है और उनका ये मानना है कि खवातीन भी पैसा कमा सकती हैं और वो अगर क्रिप्टो करेंसी की वीडियोज़ लगाती हैं, इस पर इन्वेस्ट करने की वीडियोज़ लगाती हैं, तो वो इस वजह से लगा रही हैं कि खवातीन भी इस शोबे में आएँ और अपने आप को मुआशी तौर पर फाल बनाएं। डेट इज़ वेरी गुड। वैसे भी हमने देखा है पूरे मुल्क की तरह हुंजा की जो खवातीन हैं वो भी मुआशी सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आती है, लेकिन उसके अलावा अवेयरनेस भी हुंजा में बहुत ज़्यादा है। सो सोनम की ये जो कोशिश है हम इनको अप्रिशिएट करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम सोनम को आगे जाके अपने प्रोग्राम में भी लें और उनसे गपशप भी लगाएं। आगे बढ़ते जी, आगे बढ़ते हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि हमारे पास सिंध से है। बहर अरब उसको सब जानते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सिंध को निगल रहा है। इसकी क्या वजह है, क्यों बहर अरब इस तरह की चीज़ें हैं बहर अरब के साथ या फिर सिंध के साथ कि सिंध के बड़े बड़े शहर बहर अरब में शामिल हो रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। ख़ास तौर पे अगर ठट्टा की बात की जाए या फिर बदीन की बात की जाए तो 1980 की दहाई से अब तक समुंदर तकरीबन 35 लाख एकड़ ज़मीन को अपनी लपेट में ले चुका है। रोज़ाना 100 से ज़ायद एकड़ ज़मीन समुंदर में शामिल हो रही है और खारोचान और कीटी बंदर की बात की जाए तो इन इलाकों के नक्शे मिट चुके हैं, जहां अब सिर्फ चंद हजार माहीगीर तो हैं लेकिन वहां पे कोई आबादी नहीं है और डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और रीजंस क्या हैं ये आपको गज़ल बताएंगे। रीजंस ये हैं कि सबसे पहला रीजन और बड़ा रीज़न तो ये है कि क्लाइमेट चेंज, हम क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, ये लोगों की ज़िंदगियों को कितना इफेक्ट करती है, ये वजह तो आप अपने माइंड में रखें। दूसरी वजह यह है कि इस अलमिया की जो आपको हसनैन ने बताया कि दरियाए सिंध का जो मीठा पानी है वो डेल्टा तक नहीं पहुँचता, जिसका नतीजा क्या होता है कि समुद्री पानी अंदरून ज़मीन तक नहीं पहुँचता, जिससे सिर्फ ज़मीन बर्बाद नहीं होती बल्कि ज़ेर ज़मीन पानी को भी ख़राब कर देता है। और लगभग अगर मैं आपको एस्टीमेट बताऊं तो 15 लाख एकड़ ज़रख़ेज़ ज़मीन बंजर हो चुकी है और मीठा पानी नमकीन बनता जा रहा है, जिससे ना सिर्फ खेती बाड़ी भी मुश्किल हो रही है बल्कि पानी के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि हमने बातें तो सुनी थी कि मसनूई बारिशें हो जाएंगी लेकिन उस हवाले से भी कोई इफेक्टिव काम नहीं हुआ जिसमें हमें कोई अच्छी चीज़ नजर आती। बट लेट्स सी कि अगर ये इस तरह की सूरत हाल बढ़ती चली गई तो फिर कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं अब पेशावर, और पेशावर से आपको खबर देंगे हम BRT के हवाले से, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये मंसूबा कितना पुराना है और कब से शुरू हुआ है, लेकिन इस मंसूबे पर उस तरह से काम नहीं किया जा रहा। अगर इस मंसूबे को सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए तो इससे बहुत से मसाइल ट्रैफिक के भी हल हो सकते हैं। खबर है यूँ कि पेशावर BRT मंसूबे को 70 अरब रुपये से ज़ायद की लागत आई है, लेकिन ये मंसूबा अब संगीन मसाइल का शिकार है और इस मंसूबे की सालाना आमदनी 238 मिलियन रुपए है, जबकि अखराजात की बात की जाए तो 532 मिलियन रुपए तक पहुंच चुके हैं। इस खसारे का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नुकसान 5 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है। और अभी की आपको मैं अगर रीसेंट खबर दूं तो इस हवाले से जो करप्शन के हवाले से बात होती थी ना, मुबैना करप्शन के केसेस परवेज़ खटक और शहाब अली शाह के खिलाफ, वो केसेस भी बंद हो गए हैं क्योंकि कोई सबूत भी सामने नहीं आया। बिल्कुल ऐसी है। पेशावर के इस बड़े मंसूबे को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ना सिर्फ शहर के ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे बल्कि जो अवामी नकलो हमल के अहम कदम है उसमें ये बहुत ज़्यादा वैसे भी वाइटल है जो आपका ये BRT मंसूबा है, क्योंकि पंजाब में तो लाहौर में और रावलपिंडी में इस तरह के मंसूबे होते हैं लेकिन ये मंसूबा सही चल नहीं रहा है, इस वजह से इतनी ज़्यादा नुकसानात भी हैं और ये मंसूबा माली मुश्किलात और इंतज़ामी बेज़ाब्तगी को शिकार होने की वजह से पेशावर की गवर्नमेंट के ऊपर एक बोझ बनता चला जा रहा है। तो आप देखते हैं कि इसको किस तरह से हल किया जाएगा और किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ KP ये मंसूबा चलाने की अहलियत तो रखती है, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी भी इस तरह की होनी चाहिए कि कम से कम प्रॉफिट तो इस मंसूबे से ज़रूर आए। आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए आपको एक इंटरेस्टिंग खबर देते हैं। अब गज़ल आपको भी बताता चलूँ और पाकिस्तान की तमाम तर आवाम को बताता चलूँ कि अगर आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं तो मैं आपको एक रात का स्टे करवा सकता हूँ। अच्छा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, लेकिन पहली वाली बात पे गौर करें, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। एग्जैक्टली, मिलियन ऑफ डॉलर्स होंगे आपके पास तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। जी हाँ, इंटरनेट
इंटरनेट की अगर खला की बात की जाए, स्पेस की बात की जाए, तो स्पेस की दुनिया में अब आपको एक बहुत ही मुनफरिद होटल नज़र आएगा जिसके अंदर स्विमिंग पूल भी होगा। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी और फैसिलिटीज़ हैं, सिनेमा होगा, स्पा होगा, जिम होगी, ये तमाम तरह एक्टिविटीज़ होंगी। और रूम की जो क्वालिटीज़ हैं वो तो फिर $मिलियन अगर आप पे करेंगे तो उसकी क्वालिटी का तो क्या ही कहना है। लेकिन ये होटल खला में मौजूद होगा और खला में आप डिफरेंट किस्म के नज़ारे भी कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर अभी काम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। और एग्जैक्टली अगर रकम आप गज़ल बता देंगी कितने $मिलियन आप खर्च करेंगे, तो ये चंद ही खुश नसीब होंगे जो इस होटल में रह सकते हैं। यहाँ पर जाने वाले बहुत अमीर तरीन शख्स ही जा सकते हैं। हम जैसे गरीबों का वहाँ पे तो शायद काम नहीं है। क्या पता, हम भी अमीर हो जाए तब तक हम ये बनता अमीर है। हो सकते हैं इन फ्यूचर जब ये भी हरकत में आ जाएगा होटल का। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पहला स्पेस होटल जो है मसनूई कशिश शकल जिसे आप ग्रेविटी कहते हैं उससे तैयार किया गया है ताकि मुसाफिरों को एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सके उनके हवाले से। और जिस तरह से हसनैन ने भी बताया कि ये सिर्फ अमीर तरीन अफराद के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। लेकिन किस्मत कभी भी किसी पर भी मेहरबान हो सकती है और कभी भी कोई अमीर हो सकता है। तो हम लोग भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, इम्पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन माहिरीन ये भी कहते हैं कि ये मंसूबा खलाई सियाहत में एक इनकलाबी कदम है जहां टेक्नोलॉजी और लग्जरी का मिलाप एक नए दौर की शुरुआत भी है। आगे बढ़ते हैं और एक ऑलवेज थिंक बिग, हमेशा आपको बड़ा सोचना चाहिए। अगर आप बड़ा सोचेंगे, आप इस होटल में रहने का ख्वाब देखेंगे तो शायद कहीं ना कहीं अल्लाह ताला आपके वो ख्वाब पूरे कर दे। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई टिकट निकल सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपको बड़ा कारनामा कर दें तो कोई आपको बतौर गिफ्ट यहाँ पे भेज सकता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। जब आप खबरों की जीनत बनेंगे, आप ऐसा बड़ा कोई कारनामा करेंगे, आपको कोई गिफ्ट भी दे सकता है। हसनैन वाली बात, आप जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और चूंकि वक्त हमारे पास कम है तो हम जल्दी से अपनी स्टोरीज खत्म कर लें तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और एक आपको अफसोसनाक खबर देते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे, फन की एक खूबसूरत बाब जो है वो बंद हो गया है। फिल्म और टीवी के नामवर अदाकार जावेद कोडू 63 बरस की उम्र में लाहौर के जनरल अस्पताल में इंतकाल कर गए। वो कई बरसों से शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर पेचीदा बीमारियों का मुकाबला भी कर रहे थे। छोटे कद वाले इस फनकार ने बड़े बड़े दिल भी जीते हैं। 1980 की दहाई से लेकर आज तक जावेद कोडू ने 150 से ज्यादा फिल्में की, सैकड़ों स्टेज ड्रामे और टीवी शोज में अपनी मजाकिया अदाकारी से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट भी बिखेरते रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जावेद कोडू सिर्फ एक फनकार नहीं थे, एक एहसास थे। हमारे बचपन की यादें इनके साथ जुड़ी हैं और अपनी मासूम मुस्कुराहट से, ये पुरखलूस अंदाज से हम सबको हंसाते भी रहे हैं। और जावेद कोडू एक ऐसी शख्सियत थे जो आपको मुख्तलिफ ड्रामों में, टेलीविज़न स्क्रीन पे, फिल्म में अदाकारी करते हुए नज़र आए। और हमेशा से इनकी कोशिश ये होती थी कि इनके मद्दा, उनके जो दुख दर्द हैं वो अपनी साइड पे रख के एक दफ़ा इनको जब देखते थे तो उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आती थी। जावेद कोडू के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फनकार हैं जिनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जो स्पेशली PTV के साथ जुड़े हुए थे। वो अब उनके माली हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हमने 2-3-4 को तो अपने प्रोग्राम में भी लिया था। किसी के बिजली के बिल के मसाइल हैं, किसी के सेहत के मसाइल हैं। उनको मेरा ख्याल है कि मीडिया को भी उनको डिस्कस करना चाहिए, आवाम को भी उनके हवाले से बात करनी चाहिए। और जो अरबाब इख्तियार हैं उनको उनकी हेल्प भी करनी चाहिए, क्योंकि अब थोड़ा सा ग्लैमर आ चुका है तो ये जो पुराने अदाकार थे ये काफ़ी ज़्यादा पीछे जा चुके हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज़। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे तो कुछ और इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। अब एक खुशी की खबर जिसकी सोशल स्टोरी तो हमने डिस्कस की थी और सोशल्स में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन प्रॉफिट में आ गई है। और जब भी PIA का जिक्र होता है और उसकी अच्छी खबर का जिक्र होता है तो हम इस प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस करते हैं। हाँ, कभी कभार PIA से कुछ ऐसी खबरें आती हैं कि जिनको हम डिस्कस करते हैं, गुस्सा भी होते हैं, लेकिन जब अच्छी खबर आती है वो भी हम डिस्कस करते हैं। और अब कई दहाइयों बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन
पीआईए की बात की जाए तो वो प्रॉफिट में आ रही है हाल ही में 21 साल बाद। और हाल ही में अगर थोड़े अरसे पहले की बात की जाए तो इसको प्राइवेटाइज करने के लिए बिड्स का भी इनेकाद किया गया था। अनफॉर्चुनेटली कोई सही बिडर मिला नहीं था और उसके बाद एक एहतजाज का सिलसिला भी था जो इंटरनली पीआईए में जारी था। इन तमाम तर इश्यूज के ऊपर आज इन डिटेल डिस्कशन करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे पीआईए स्पोक्स पर्सन अब्दुल्ला हफीज खान साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू सुबह की सोच। सबसे पहले तो ये बताएं कि अवाम समेत हमने भी उम्मीदें खो दी थी कि शायद अब ये कौमी एयरलाइन है, अब ज़मीन बोस हो गई है, उस तरह से मुदाखलतें या फिर आप ये कह लें कि जो सियासी तौर पर हम सुन रहे थे कि खसारे में जा रही है, सब कुछ जो भी मामला थे, अब ऐसे क्या इकदाम हुए कि अचानक से इतना ज़्यादा खालिस मुनाफा हुआ? बहुत शुक्रिया। देखें, ऑब्वियसली खुशी की खबर है और गुज़िश्ता एक हफ्ते से तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आवाम काफ़ी सरप्राइज भी है इस बात के ऊपर, बिकॉज बहुत सारे लोगों को शायद अभी तक यकीन नहीं आ रहा है इस बात। देखें, हमें बुनियादी तौर पे समझना पड़ेगा कि इस परफॉर्मेंस के दो बुनियादी मुहर्रिकात हैं। एक तो ऑब्वियसली इंतज़ामी मुहर्रिक है कि जिसके अंदर पूरा एक इस्लाहाती मंसूबा पीआई के अंदर गुज़िश्ता 2-3 साल से अनवेल किया गया, जिसके अंदर पीआई के अंदर वर्क फोर्स रिडक्शन थी, जो कॉस्ट थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई। एक छोटी-छोटी कॉस्ट जहाँ पे आती है, जहाँ पे खर्चा होता है, उनको कंट्रोल किया गया। किस तरीके से नए एग्रीमेंट्स किए गए, जहाज़ की एफिशिएंसी बढ़ाई गई, रूट के ऊपर जिन जहाज़ों के ऊपर डिप्लॉय होते हैं उनको बहुत बेहतर किया गया, प्रोडक्टिव रूट के ऊपर इजाफा किया गया, नॉन प्रोडक्टिव रूट जो हैं उनको उन पे या तो कमी की गई या उनको बंद किया गया। तो ये इस तरह के इंतज़ामी इस्लाहात तो अपनी जगह के ऊपर चल रहे थे और वो लोग जो मुबस्सिरीन पीआई को गुज़िश्ता 2-3 साल या 4 साल से पीआई का सफ़र देख रहे थे, उन्होंने इस चीज़ को खुद भी ऑब्ज़र्व किया। लेकिन जो बुनियादी मुहर्रिक, उसका जो सबसे अहम मुहर्रिक जिनको हमें कहना चाहिए, वो गुज़िश्ता साल हुकूमत पाकिस्तान ने पीआई की बैलेंस शीट को रीस्ट्रक्चर किया। अ, निजकारी के लिए पूरा मंसूबा लिया गया क्योंकि पीआई के ऊपर जो चूँकि आपको खुद जिस तरह आपने कहा कि गुज़िश्ता 21 साल से पीआई खसारे का दो-चार था। खसारे से दो-चार थी और ये 21 साल का जो खसारा है, ये पीआई ने लामहला फाइनेंस करवाया मुख्तलिफ मालियाती इदारों से, बैंकों से। कुछ अपने असासों के ऊपर कर्ज लिया गया, कुछ सेल्स प्रोसीड पे लिया गया, कुछ सॉवरेन गारंटी के अगेंस्ट लिया गया और पीआई अपने वसाइल से इन कर्जों की अदायगी कर रही थी। लेकिन हम चूँकि एक ऐसी सिचुएशन में फँस चुके थे कि जिसके अंदर कर्ज़ों का बोझ इतना ज़्यादा हो गया था कि हम उससे लामहला अपने कुव्वत बाज़ू से हम निकलने से टोटली कासिर थे। यानी मैं ये ज़रा थोड़ा-सा वक़्त ले रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना ज़रूरी है बिकॉज़ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है जनरली पाकिस्तान में और बहुत सारी अनफॉर्चुनेटली मिसकंसेप्शन भी है इसके ऊपर कि कहीं ये कोई फिगर्स की जगलरी नहीं है या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, बिकॉज़ मैं सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस तरह की डिस्कशंस बहुत देख रहा हूँ। हमें समझना ये पड़ेगा कि देखें, अगर कोई भी एयरलाइन जितनी मर्ज़ी एफ़िशिएंट हो जाए, वो 4 या 5% से ज़्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन नहीं कमाती। इसका मतलब ये है कि अगर ₹100 आपके टोटल रेवेन्यू हो तो उसके अंदर से 4 या ₹5 आपको मुनाफ़ा होता है। बहुत ज़्यादा एफ़िशिएंट एयरलाइंस जो हैं वो 7-8% के ऊपर आती हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर आप 250 अरब सालाना रेवेन्यू कमाते हैं, तो उसके ऊपर आप 9 साढ़े 9 अरब का ऑपरेटिंग मुनाफ़ा या टोटल मुनाफ़ा कमाएँगे। अगर उसी साल में आपको 120 अरब वो करनी हो, डेट सर्विसिंग करनी हो जिसके अंदर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की पेमेंट हो, तो वो किसी भी सूरत के ऊपर भले जितना मर्जी आप एफिशिएंट हो जाएं, भले जितना मर्जी आप दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस के हम पल्ला जाके खड़े हो जाएं, लेकिन वो आपको अपने वसाइल से पूरा करना मुमकिन नहीं। और यही बात पीआई की इंतज़ामिया मुख्तलिफ औकात में हुकूमत पाकिस्तान को, चूँकि वो पीआई की मालिक हैं या मिल्कियत जो है वो पीआई की हुकूमत पाकिस्तान की है, तो उस हिसाब से बार-बार वो उनको रिक्वेस्ट कर रही थी या उसके ऊपर बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर उनको आमादा करने की कोशिश कर रही थी। निजकारी मंसूबे के तहत बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग हुकूमत के ने एक टफ फैसला लिया, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फैसला लिया और वो बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग कर दी गई। उसका एक इम्पैक्ट तो आपको नज़र आ रहा है कि वो ये हुआ कि जी पीआई चूँकि ऑपरेशन लेवल के ऊपर गुज़िश्ता 2-3 साल से बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही थी। एक वो जब बोझ उतरा तो वो खालिस मुनाफ़े के अंदर आ अच्छा, गया। लेकिन दूसरी हफीज साहब, मुझे एक छोटा सा पॉइंट साथ ये भी एड्रेस कर दीजिएगा कि ठीक है सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ये भी हो रही हैं कि क्योंकि किसी बिडर ने उस तरह से इंटरेस्ट नहीं लिया था तो ये प्रॉफिट सामने रख के तो वापस शायद निजकारी की तरफ जाया जाए। ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं, इसकी क्या हकीकत है? देखें, ये बिल्कुल भी इसमें किसी किस्म की कोई हकीकत इसलिए नहीं है बिकॉज़ 2024 की
जो इंटरम रिपोर्ट इन्वेस्टर्स के सामने रखी गई थी उसके अंदर भी ये मुनाफा नजर आ रहा था। अनफॉर्चुनेटली चूंकि वो उस टाइम तक ऑडिटेड नहीं थी, तो इस वजह से आप उसको पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकते थे। लेकिन हर बिडर ने अपना अपना फाइनेंशियल कंसल्टेंट वो लेके आई और बड़ी बड़ी एजेंसियां उन्होंने रखी, जो कि मालियाती उमीर के अंदर मालियाती उमूर में पाकिस्तान की टॉप की इदारे होते हैं, वो उन्होंने एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट उनके अपने पास रखा। तो ये परफॉर्मेंस नेचुरली उनके पास थी। शायद एक फैक्टर उनको उस टाइम तक पता नहीं था, वो ये था कि पीआईए के ऊपर से यूरोपीय यूनियन या फिर बादशाह बरतानवी पाबंदी का खात्मा हो जाएगा, जिसकी वजह से पीआईए के रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। लेकिन उसके अलावा आई थिंक ये नंबर्स उनके पास थे। वो प्रोसेस क्यों फॉल अपार्ट किया, या उस प्रोसेस के अंदर इंटरेस्ट उस तरीके से क्यों नहीं आया, उसकी शायद कुछ और वजह हो सकती है, जो शायद निजकारी कमीशन मेरे से ज़्यादा बेहतर तौर पे आपको बता सकें। लेकिन मेरे ख्याल में इस बात में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है कि ये कोई ऐसा सरप्राइज़ था जो कि ऑल ऑफ अ सडन इस साल मार्च या अप्रैल के महीने में पीआईए को पता लगा, और गुज़िश्ता साल के नंबर्स के अंदर ये पॉसिबल नहीं था। हम्म। देखें, जो इतने बड़े इदारे होते हैं, जिनके ऊपर इतनी ज़्यादा पब्लिक स्क्रूटनी होती है, या इतना ज़्यादा इनके ऊपर ज़ोर होता है, और ख़ास तौर पे आप ये समझें कि एक निजकारी के प्रोसेस में से गुज़र रहे हैं, जिसके ऊपर वो मुख्तलिफ़ कंपनियों के लोग, मुख्तलिफ़ कंपनियाँ अपने ऑडिटर्स लेके आईं और आके उन्होंने एक-एक चीज़ स्क्रूटनाइज़ की पीआईए की। तो ये कहना बिल्कुल ठीक। भी मेरे ख्याल में अब्दुल्ला सही साहब, नहीं है लेकिन कि यहाँ उनको पर ये एक चीज़ पॉइंट पता है नहीं जो थी। अभी एतराज़ किया जा रहा है, जब से ये खबर सामने आई है, वज़ीर आज़म के भी ट्वीट सामने आए हैं कि 21 साल बाद खालिस मुनाफा। अब सवाल ये हो रहा है कि जब आपको याद होगा, जब निजकारी के हवाले से बातचीत हो रही थी तो फिर पता चला कि एक जो है वो खसारे में जा रही है पीआईए, और फिर दो कंपनीज बनाई गई, एक प्रॉफिटेबल जो था उसको अलग कर दिया गया, खसारे वाली को अलग कर दिया गया, फिर जो खसारे वाला सारा मामला था वो हुकूमत ने अपने सर ले लिया। फिर अचानक से ये खबर आती है कि इतना ज़्यादा मुनाफा हुआ है। अब ये सवाल उठ रहा है कि शायद ये टेक्निकली जो है वो मुनाफा है जिसको हुकूमत ने अपने सर लिया, निजकारी के हवाले से दोबारा से इसकी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाया जाएगा। तो क्या ये वाकईतन ही मुनाफा है, या फिर इतना पूरा सच है, या फिर जिस तरह हमने देखा था कि माजी में हमें जो मुनाफा हुआ था वही वाला मुनाफा है? देखें, पीआईए को 2023 में भी ऑपरेशन लेवल पे मुनाफा हुआ था, और गुज़िश्ता साल जब मार्च या अप्रैल के महीने में, मार्च अप्रैल 2024 में एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने इशू की थी, जो कि तब से निजकारी कमीशन की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। उसके ऊपर जो नंबर्स दस्तयाब है, मेरे ख्याल में उन्हीं नंबर्स के ऊपर चल के पीआईए ने अपना 2024 का पूरा साल कंप्लीट किया। तो कहना कि शायद ये अनएक्सपेक्टेड हुआ है, या गवर्नमेंट ने किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल विजिटरी दिखाई है कि जिसकी वजह से प्रॉफिट आया, ये बिल्कुल भी सही इसलिए नहीं है, बिकॉज़ अगर आप पूरे साल के अकाउंट्स देखें, या अगर आप उस स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को भी देखें, तो ये एक्सपेक्टेड यही था कि ये साल ये होगा। शायद 26 अरब उनको नहीं आइडिया था, मेरे ख्याल में 8 या 9 या 10 अरब का, तो उस टाइम पे भी बहुत क्लियर कट इंडिकेशन ठीक हो थी गया कि सर, पीआईए जो ये है तो आपको पॉइंट आ गया। मुझे डेट साथ में थोड़ा सा ये बताइएगा कि कॉस्ट कटिंग कहाँ पे हो रही है? क्या जो एक जहाज में आपका जो एक्स्ट्रा क्रू होता था उसको कट किया गया, इसके अलावा कौन कौन से रूट्स हैं डोमेस्टिकली या फिर इंटरनेशनली जिन पे पीआईए आप ऑपरेट करने जा रही है, ताकि इस मुनाफे को मजीद सस्टेनेबल बनाया जाए, या फिर इसको आगे इससे भी डबल मुनाफा कमाया जाए? देखिए जी, बुनियादी तौर के ऊपर जो एयरलाइन ऑपरेशन की सबसे बड़े कंपोनेंट होते हैं कॉस्ट के, वो होते हैं फ्यूल, उसके बाद जो एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग होती है, और जो उसकी मेंटेनेंस। ये 3 बुनियादी जो बड़े हेड्स हैं जिनके ऊपर एयरलाइन ऑपरेशन डिपेंड करता है। और चौथा ये है कि आप कौन से नेटवर्क के ऊपर या कौन सी जगह के ऊपर कौन सा जहाज़ का इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डोमेस्टिक सेक्टर के ऊपर आप वो बड़े वाले 777 चलाने शुरू कर दें, तो वो बिल्कुल भी आपको किसी सूरत में मुनाफ़ा नहीं देंगे। तो इन तमाम एलिमेंट्स को देखा गया। देखें, फ्यूल हेजिंग प्लस फ्यूल की इफेक्टिव यूटिलाइज़ेशन प्लस दरमियान में ऐसे रूट्स जो कि थोड़े से डायरेक्ट होते हैं, जिसके ऊपर आपको फ्यूल की बचत होती है, और प्लस जो फ्यूल का ओवरऑल इम्पैक्ट ग्लोबली आया, जो कि एयरलाइन के बेनिफिट्स में रहा, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। जहाज़ की जो लीजेस थी उनकी रीनेगोशिएशन, कुछ जहाज़ हमने एक्वायर किए पिछले साल के शुरू के अंदर, जो कि हम लीज़ के ऊपर हमारे साथ थे, लेकिन हमने इवेंचुअली एक्वायर कर लिया लीज़ की कॉस्ट बचाने के लिए। सिमिलरली जो जहाज़ की मेंटेनेंस के रिजीम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया। प्लानिंग बहुत अच्छी थी कि वो पुर्ज़े जो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन, अगर आप शॉर्ट नोटिस पे मंगवाएँगे तो पुर्ज़े आपको महँगे पड़ेंगे, अगर आप थोड़ा-सा प्लान करके करेंगे तो वही पुर्ज़े आप बहुत अच्छी बेहतर कीमत पे हासिल कर सकते हैं। ये तमाम एलिमेंट्स थे जो जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया ओवरऑल कॉस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर। वर्कफोर्स रिडक्शन भी एक अहम है, लेकिन वर्कफोर्स की अनलाइक पॉपुलर परसेप्शन, वर्कफोर्स की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है पीआई की कॉस्ट के अंदर, कुछ 6 साढ़े 6% का इम्पैक्ट है उसका। लेकिन ये तमाम चीज़ें अगर आप डालें तो ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी के ऊपर आप गए।
जी। अच्छा अब्दुल्ला साहब, मुझे ये बताएं कि अब क्या हम पीआईए को निजकारी के बगैर चला सकते हैं या फिर करनी पड़ेगी, क्या लगता है आपको? देखिए अगेन मालिक जो है वो हुकूमत पाकिस्तान है, और सिलसिले के अंदर जो हतमी फैसला वो ऑब्वियसली हुकूमत पाकिस्तान ने लेना है। उनके क्या कंसिडरेशंस हैं, या उनकी कौन सी ऐसी कमिटमेंट्स हैं जो कि उन्होंने की हुई हैं बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ, ये इसका फैसला तो शायद हुकूमत करेगी। लेकिन इंतज़ामी तौर के ऊपर पीआईए इंतज़ामिया बहुत इस बात के ऊपर क्लियर है कि इंतज़ामी तौर के ऊपर पीआईए ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बड़ा स्ट्रांगली मॉनिटर करना है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है, अपने कॉस्ट को कंट्रोल रखना है, अपने रेवेन्यूज़ का इज़ाफ़ा करना है। आप जैसे देख रहे हैं कि हम नेटवर्क को बहुत तेज़ी से अपना बढ़ा रहे हैं। अभी पेरिस की फ्लाइट शुरू हुई है, अगले 2-3 महीने के ऊपर अच्छा अब्दुल्ला बरतानिया की अब्दुल्ला साहब, वी हैव लास्ट फ्यू परवाज़ सेकंड्स, मैंने पहले भी ये सवाल किया था कि डोमेस्टिकली या फिर इंटरनेशनली कौन से ऐसे रूट्स हैं जो पीआईए वर्क कर रही है कि उनको वापस और भी इनहेंस किया जा सकता है? देखें, यूरोप के ऊपर कैपिटलाइज़ करेंगे, बरतानिया के रूट के अंदर लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम के ऊपर चलाएँगे, बिकॉज़ ये कोई बहुत प्रोडक्टिव रूट है, 30-40 अरब रुपए सालाना का रूट है। सेंट्रल एशिया के ऊपर अभी पीआईए बाकू शुरू कर रही है। जो सऊदी अरेबिया जो कि हमारा बहुत अच्छा रूट है, उसके ऊपर हम कैपिटलाइज़ करेंगे। फार ईस्ट के ऊपर चाइना और मजीद कुआलालंपुर के देखते हैं ऊपर कि हम अब कौन से रूट्स होंगे। एक्सपैंड थैंक यू सो मच अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद। इशूज़ पे जो कंसर्न्स थे हमारे माइंड में भी या फिर अवाम के माइंड में भी, वो हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आपको अब समझ आ गई होगी, बिकॉज पीआईए इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नॉन एयरलाइन। और अब ये अच्छी खुशखबरी, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ के मुनाफा हो रहा है और मजीद भी होना चाहिए। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे मुल्की सियासत के ऊपर कि क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कभी तब्दीली की वहीं अलामत पे खड़ी है समझी मुल्की जाती थी, सियासत। हाँ वहीं पे भी खड़ी है और गिर्द गिर्द भी इसी के घूम रही है। आज अंदरूनी जो खलफशार है या फिर क़यादत की जो कशमकश है वो उसका शिकार हो चुकी है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन ठीक कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। हालिया दिनों में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात, अहम फैसलों और अदम इत्तफाक और एहतजाजी कॉल्स पर भी तनाज़ात हमें देखने को मिले हैं। इन हालात में पीटीआई के रहनुमा मुबश्शिर अवान हमारे साथ मौजूद हैं इन स्टूडियो। उनसे जानेंगे कि हो क्या रहा है पीटीआई में, कुछ समझ नहीं आ रही है। वेलकम टू सुबह की सोच मुबश्शिर मकसूद अवान साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि मुलाकातों के हवालों से अपनी मर्जी से मुलाकातें हो रही हैं, जिनके नाम फहरिस्त में नहीं होते वो लोग जाके मुलाकात कर लेते हैं, क्या हो रहा है? देखिए तशवीश का इजहार तो कर रहे हैं वर्कर्स, लीडरशिप भी। जब खान साहब पे पाबंदी लगा दी गई, उनकी मुलाकात रोक दी गई, फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही, खान साहब की जो रुफाका है उनकी मुलाकात नहीं हो रही, तकरीबन 7 माह हो गए उनकी मुलाकात नहीं हो रही। जेल हकाम कोर्ट आर्डर्स को वायलेट कर देते हैं, हवा में उड़ा देते हैं। और कैसे खान साहब का नैरेटिव बाहर आएगा? और वो कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब पे जितनी कदगन लगा सकें, जितनी रुकावट वो डाल सकें, वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। और हम वकला कौंसल मीटिंग होती है, महसूस सा वक्त होता है और उसमें जो महसूस गुफ्तगू हो सकती है उसी के अकॉर्डिंगली बाहर आती है बात। और मैं समझता हूँ कि खान साहब का नैरेटिव जो है वो वाज़िया है, मुल्क कौम की फलाह ठीक हो गया। अच्छा वो सर तहरीक इंसाफ को ये भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं वो डील सही से नहीं कर रहे खान साहब के केस को, मुलाकातों के हवाले से बाहर खबर नहीं आ रही या फिर मुलाकात भी नहीं हो रही। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें जी, अदलिया 26 अमेंडमेंट के बाद बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी है और पीका एक्ट, आप लोगों की भी जुबानें बंद कर दी गई, आम लोगों को सच बोलने पे सजा रख दी गई और कोई भी शख्स गुफ्तगू करने से गुरेज कर रहा है। मगर हमारे पास फिर भी आखिरी होप अदलिया है। मैं तो अदलिया से गुजारिश करूंगा कि अदलिया इसमें इंटरवीन करेगी और इंशाल्लाह ताला खान साहब इन झूठे बेबुनियाद बोगस केसों से सुरख होकर बहुत जल्द बाहर आएंगे। आप मंसूर साहब आप भी कह रहे हैं, मकसूद साहब आप कह रहे हैं कि अदलिया को इंटरवीन करना चाहिए और होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि बात यही करती है पीटीआई के वो केसेस ऐसे नहीं है जैसे कि होते हैं। अब मुज़ाकरात के हवाले से जो टास्क दिया गया अली अमीन गंडापुर साहब को और कहा जा रहा है कि वो जाएं और एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें, तो क्या कोई मुस्तकबिल आपको नजर आता है? कोई हम समझे कोई पेशरफ्त होगी इसमें?
देखिए जी, एक तो मुज़ाकरात उससे होते हैं जिसके पास मैंडेट होता है, जिसके पास पावर होती है, और वो डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट के पास पावर है। यहाँ पे ये जो सो कॉल्ड फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, इसके ये तो लेजिटिमेट ही नहीं। और इससे पहले, इसको पहले हमने 2 माह दे के देख लिए, वो बिल्कुल 2 माह ज़ाया हुए। वो सिंपल एक कमीशन नहीं मुकर्रर कर सके 26 नवंबर पे जो मैसेकर हुआ था। उससे पीछे चले जाएं तो 9 मई जो हुआ था, उस पे वो नहीं बना सके। तो अल्टीमेटली खान साहब ने ये कहा कि जो डायलॉग का रास्ता है वो फाइनल होता है, किसी भी मसले का हल डायलॉग होते हैं। हाँ। तो मेरी तरफ से कभी भी ये नहीं हुआ कि मैंने डायलॉग बंद किए हों, और एस्टेब्लिशमेंट से बिल्कुल हम बात करने को तैयार हैं। और खान साहब का वाज़ह है कि जब भी बात होगी पाकिस्तान के लिए होगी, जब भी बात होगी आइन के अंदर रह के बात होगी। खान साहब ने कहा मेरी ज़ात को लेके कभी भी कोई बात नहीं होगी, ना मैं डील चाहता हूँ ना मैं डील चाहता हूँ। मैं बिल्कुल मुल्क कौम को और उसका जो मुल्क कौम का वकार है मुझे वो मुकद्दम है, इसकी फलाह मुझे मुकद्दम है। तो उसी में बात होगी इंशाल्लाह ताला। और जो अली अमीन की बात है, अली अमीन सीएम है KPK के, और वो एक सूबे के सरबराह भी हैं, उसके से बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा मुर्शद, मुझे भी ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात में आप सीरियस नहीं, मतलब इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन मुझे कहीं आप सीरियस भी नहीं लग रहे। लग ये रहा है कि कभी आप इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, कभी आप सियासतदानों से करना चाह रहे हैं, और जहाँ पे भी आपकी आपकी बात नहीं मानी जा रही तो उसके बाद आप मुज़ाकरात को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। देखिए जी, अगर आपका इशारा ये सो कॉल्ड गवर्नमेंट की तरफ है, तो पहले मैं कह चुका हूँ कि ये इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है, इनके पास कोई एहतियारात नहीं। 2 माह दे के पहले इनको देख लिए, वो ज़ाया हो चुके। और एस्टेब्लिशमेंट अगर ये इनकारी है कि वो नहीं बात करना चाहते, तो हमारी तरफ से और बल्कि खान साहब की तरफ से मुज़ाकरात के दरवाजे बिल्कुल खुले हैं। और मुल्क कौम की बात करनी है, मुल्क कौम की फलाह की बात करनी है, अमन की बात करनी है। 2 सूबे आपका बलोचिस्तान चल रहा है, KPK में दहशतगर्दी उमड़ आई है और सर निकाल रही है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 3.5 साल दौर था उसमें आपने देखा कि एक ड्रोन हमला नहीं हुआ, और वहां पे काटलंग में दोबारा ठीक हो गया सर। थैंक यू सो मच। हो जाएगा खवातीन हमारे साथ मौजूद थे रहनुमा PTI मुबशिर साहब, जो कि बता रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। पाकिस्तान सुपर लीग का रंगारंग मेला सज चुका है। एक बहुत ही ज़बरदस्त ओपनिंग सेरेमनी हुई रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। उसके बाद अगले दिन आपने देखा होगा एक मैच रावलपिंडी में हुआ, एक मैच कराची में हुआ। आज फिर रावलपिंडी में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के माबेन मुकाबला है। फिर कल यहाँ से मुकाबला शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा कराची में। एक दिन कराची, एक दिन रावलपिंडी। 2 वेन्यूज़ की इस वक्त लेग चल रही है, कराची लेग फिर रावलपिंडी लेग। इसके बाद स्टार्ट होगी मुल्तान इन लाहौर लेग, फिर वापस आखिर में स्टार्ट होगी लाहौर इन इस्लामाबाद यानी कि रावलपिंडी लेग। सो इसके अलावा एक और इशू है गज़ल, जिसके हवाले से मैं बात करूंगा। शायकीन क्रिकेट की अदम दिलचस्पी स्पेशली इन कराची। रावलपिंडी में तो फिर भी हमें मिलता है 70% क्राउड मिलता है, 100% नहीं मिल रहा। उसकी वजूहत क्या हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली ताबिश। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अली, सबसे पहले तो अभी तक की PSL आपने देखी होगी, आप क्रिकेट के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। प्लेयर्स बहुत बड़े बड़े आए इस दफ़ा, लेकिन अवाम की दिलचस्पी नहीं है, इसकी क्या वजह है? थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, इस दफा ना ओवरऑल हर दफा होता है PSL आ रही होती है ना, एक हाइप क्रिएट होती है। इस दफा आई डोंट नो, इनकी तकरीबात लेट हो गई, रमजान की वजह से इनकी चीजें पूरी नहीं थी, इनके क्या चीजें थी, मतलब वो ओवरऑल हाइप जो PSL की हर दफा क्रिएट होती है ना, वो इस दफा बिल्कुल भी नहीं है। और वही आपको जो है ना स्टेडियम में भी दिखाई देती है। कराची में तो खैर हमें जितने भी हम क्रिकेट के एनालिस्ट हैं, फैंस हैं, वो सबको कराची से तो ये गिला रहता ही है कि भाई कराची में क्या कहते हैं, कल किसी ने ट्वीट की हुई थी 2-3 बाइकें खड़ी करवा दो जीतों की तरह की, तो शायद कराची के स्टेडियम पे फुल हो जाएंगे क्योंकि वो तो उसी पे आती है अवाम।
तो बाकी पिंडी ने बिल्कुल हमें मायूस नहीं किया। क्या कहते हैं, बहुत अच्छा क्राउड देखने को मिला। जितने भी मैच हुए हैं, आई थिंक 3 मैच हो गए पिंडी में, और तीनों मैचेस में आई थिंक ओवरऑल आपको एक बहुत जबरदस्त किस्म का क्राउड देखने को मिला। 70 और 70 से ज्यादा भी सीटें देखने को मिली। लेकिन ये कि ओवरऑल जो एक्सपेक्टेंसी, जो हाइप, वो होता है कि वो मीम्स का एक जो है ना आसमान कह रहा हूँ, समंदर चल रहा होता है पीएसएल के आने से, वो अभी तक वो अवाम में जोशो जज्बा वो अभी तक देखने को नहीं मिला। उसकी आई थिंक गलती सारी की सारी है, जो प्रॉब्ली फ्लॉ है वो पीसीबी और पीएसएल की मैनेजमेंट की तरफ से, कि वो हाइप नहीं क्रिएट कर पाए इस दफा। बिल्कुल अली, हम स्टार्ट में आज प्रोग्राम की बात कर रहे थे कि जो हमें हाइप नज़र नहीं आ रही, वैसे क्या ये परफॉर्मेंस की वजह है या फिर जो फ़लस्तीन और गजा में हो रहा है ये उसकी वजह से भी बाइकआउट किया गया है? देखिए, फलस्तीन में जो हो रहा है तो अल्लाह उनके साथ बेहतरी करे, हमेशा उनकी खैर रखे। और सिर्फ बात ये नहीं है कि फलस्तीन में जो हो रहा है वो वन ऑफ द फैक्टर्स हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो टीम की मायूस कुन परफॉर्मेंस रही है इन द रीसेंट पास्ट, वो क्रिकेट से ही दिल उठा हुआ है लोगों का। बिल्कुल। तो वो वापस लाने के लिए वो हम देखते थे, कुछ अर्सा पहले दहानी आए थे टीम में, तो उनकी बड़ी जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री बन के नजर आई थी। पता लग रहा था जी स्टार्स इमर्ज कर रहे हैं, पता लग रहा था जी फोकस दिया जा रहा है इमर्जिंग के ऊपर। तो वो ऐसी स्टोरियां थी जिनको देख के ना अवाम के अंदर वो जज्बा पैदा होता है कि यार नहीं, हमें अपने स्टार्स को सपोर्ट करना चाहिए। अभी इनकी परफॉर्मेंसेज ऐसी रही हैं, हमारी मैनेजमेंट ने कोई ऐसा एफर्ट नहीं किया। हाँ, उन्होंने तकरीब बहुत अच्छी की, यस डेफिनेटली, लेकिन ओवरऑल हाइप क्रिएट करने में कोई ज्यादा एफर्ट नहीं किया। वो ऐसी चीजें सामने लेके आते हैं ना जिसमें अवाम में थोड़ा सा जो है ना वो कहते हैं ना कि गुड बुक्स में वापस आने के लिए कोई तो उन्होंने वो किया होता, कोई मरहला किया होता, कोई एक्सरसाइज की होती। कोई ऐसी चीज नहीं हुई, जिसकी वजह से आई थिंक वही हाइप अभी तक अब मैचेस की वजह से हाइप वापस आ रही है। कल वाला मैच लाहौर कलंदर्स की बहुत कमाल परफॉर्मेंस थी, और पीछे जो कराची में मैच हुआ मुल्तान और कराची का, वैसे वो बहुत जबरदस्त था। वो एक्चुअल एक एक्साइटिंग मैच था, जिसकी वजह से जो है ना वाकई में आपको फील आ रही थी कि यार ये वाले मैचेस होते हैं पीएसएल में तो मजा आता है। तो वहां से वो अब ये थोड़े से मैचेस होंगे तो वो हाइप खुद ही बन जाएगी, फिर वो अवाम खुद ही जो है ना वो अट्रैक्ट भी हो जाएगी, खुद ही उनको मजा भी आने लग जाएगा और वो खुद ही गेम में वापस आ जाएगी। लेकिन इसके लिए कुछ मैच चाहिए होंगे। अच्छा अली, मैचेस के ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि हम हर चीज में इस्लामिक टच क्यों चाहते हैं? इससे पहले पीएसएल बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था, हमने देखा कि हमने बेटिंग कंपनीज पे पाबंदी लगा दी, हालांकि पूरी दुनिया में आज भी पीएसएल के मैचेस पे बेटिंग तो हो रही है। इसके अलावा आप देखिए तो आज भी 2-3 ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आवाम तशवीश का इजहार कर रही है और कह रही है कि इन ब्रांड्स को नहीं होना चाहिए। हालांकि वो गवर्नमेंट लेवल पे सारी चीज़ें उसी तरह चल रही हैं, इस वजह से वो ब्रांड्स भी इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। अगर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होंगी तो हमारी पाकिस्तान सुपर लीग का भी उसी तरह का हाल हो जाएगा जिस तरह के मुल्क दिवालिया हमारा होने के करीब करीब होता है। तो ये चीज़ें कब दुरुस्त होंगी हमारी आवाम में भी? देखें, ये तो ओवरऑल एक बहुत गहरा पर्सपेक्टिव है। बात इसके ऊपर मैं बहुत गहरी कर सकता हूँ, ऑल्दो हमने ऐसी कभी हसनैन बात नहीं की, लेकिन ये हमारी आवाम का अलमिया है कि हमें हर चीज जो है ना, हर चीज उसको एक कोई ना कोई रिलीजियस टच देना होता है, और हम अगर ना दें, ठीक है, ये हमारे पाकिस्तान के अफसोस की बात ये है कि हर चीज को ये इस रंग में ढाला जाता है, इस रंग से जो है ना वो मुवाजना किया जाता है। देखिए, आप स्पोर्ट्स की ग्रोथ के लिए ना जो चीज रिक्वायर्ड है आप वो जरूर करें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आप हराम काम करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है ना 2 नंबर चीजें करें, 2 नंबर क्या कहते हैं मेथड्स की तरफ जाएं, बट आप लेजिटिमेटली, ठीक है, लेजिटिमेटली जो चीज क्या कहते हैं, जिस चीज में ऐसी कोई चीज प्रॉब्लम क्रिएट ना, जो हराम ना हो रहा हो, ठीक है, आप उसको एटलीस्ट करने तो दें, उसको उसके वो तरीके तो अप्लाई होने दें। देन अगेन बीइंग सेड, आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपनी स्पोर्ट की ग्रोथ के लिए और आप जो जिस गेम को जो चला रहे हो उसकी ग्रोथ के लिए, जो कि एक्चुअल ग्रोथ हो, ठीक है, और उससे पाकिस्तान का भला भी हो, वो चीजें आप करें। हमें उसको रिलीजियस टच देने की नहीं है जरूरत, लेकिन हमारी आवाम का ये है कि हम चाहते हैं कि यार वाह वाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। वो जो एक एलिमेंट है ना जो हमारे अंदर वो इनब्रेड है हमारे कल्चर का, वो उससे निकल ही आता है, ठीक है। आपको एग्जांपल देता हूँ कि दुबई में चीयर लीडर्स होती थी पीएसएल में, ठीक है, ऑल्दो उनके कपड़े उनके थोड़े से जो है ना वो आईपीएल वाले नहीं होते थे, लेकिन थोड़े से कवर्ड होते थे, ठीक है। उसके ऊपर भी जो है ना लोगों ने कहना शुरू कर दिया क्या ये पाकिस्तान की लीग हो रही है, इसमें ऐसे लोग, तो वो हमारी आवाम का एक अलमिया है। और मसले की बात ये है, जो मैं पहले भी कहना चाह रहा था, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन से स्टेम करता है और वहां से ही ये ग्रो करता है और फिर ये हर जगह फैलाया जाता है। क्योंकि अगर देखें, हमारी कौम किसी ना किसी मसले में ढली रहेगी
तो सब चलाने वाले जो है वो खुशी रहेंगे। ठीक है, अगर वो मसलों में नहीं होगी, वो कंटेंट हो जाएगी, वो अपने मुतमईन हो जाएगी अपनी जो है ना चीजों से, अली, मसला भी से। यही है कि मसले कभी खत्म नहीं होते, हमेशा कोई ना कोई मसला रहता है। करने अच्छा, दिए भी नहीं जाते ना, मसला ये भी है कि मसले exactly. खत्म करने दिए भी नहीं जाते। अली, ये बताएं कि अभी तक की परफॉर्मेंसेस को अगर हम देखें तो आपको कौन सी टीम सबसे ज्यादा इस वक्त मजबूत लग रही है? देखें, टू बी ऑनेस्ट, मैंने कराची का मैच देखा तो कराची का जो ये नया आउटफिट देखने को मिला है, नॉट जस्ट क्योंकि किट नहीं आई है, बट ओवरऑल जो नजर आ रहा है उनका आउटफिट, वो मुझे बहुत एक्साइट कर रहा है कि जो कराची की परफॉर्मेंस हमने इन द पास्ट देखी है शायद उससे बहुत बेहतर हो। ऑल्दो क्वेटा ने बहुत अच्छा मैच खेला, पहला वाला अपना, कल का मैच वो बहुत बुरा खेले और हार गए। तो ओवरऑल इस टाइम पे जो करंट एक एक मैच, दो मैच टीमें खेल चुकी हैं, उनमें मुझे तो ओवरऑल सारी टीमें बैलेंस ही लग रही हैं। बट जो मेरी अपनी टीम जिसको मैं थोड़ा सपोर्ट करना चाहूंगा, वो अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देनी चाहिए। आई थिंक हसनैन समझ गए होंगे मैं किस टीम की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये कि वो उम्मीद करता हूँ कि होपफुली आज शायद वो चमक जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस टीम की आप बात करें, आप पेशावर ज़ल्मी की बात कर रहे हैं, स्पेशली बाबर आजम के ऊपर आपका फोकस होगा, पूरे पाकिस्तान का फोकस है। अल्टीमेटली पाकिस्तान चाहता है कि बाबर आजम परफॉर्म करें, किसी तरह से T20 क्रिकेट में वापस आएँ, लेकिन मोहम्मद आमिर उनको आड़े हाथों में लेते हुए नजर आए। एक डक भी हुआ, बिल्कुल गजल ठीक कह रही है, प्रेशर में भी नजर आए। अब पेशावर की अगर बात की जाए अली, तो क्या आप समझते नहीं है कि उनका फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है, और जो सलमान इरशाद की सूरत में, आमिर जमाल की सूरत में वहाँ पे यूटिलिटी थी, अब वो नज़र नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं। आई थिंक पेशावर गॉट इट रॉन्ग इन द ड्राफ्ट। उन्होंने क्या कहते हैं, मैंने एक दो प्रेडिक्शंस भी की थी कि पेशावर ये करेगा ड्राफ्ट में, और वो उन्होंने किया। पेशावर की टीम ओवरऑल जो है ना, ऑन पेपर बात की जाए तो इट्स अ बैटिंग हैवी टीम, कि जिसको उन्होंने अपनी तरफ से बैटिंग को स्ट्रांग रखा हुआ है, बैटिंग उनकी बहुत स्ट्रांग है ऑन पेपर, और बॉलिंग जो है ना, बॉलिंग बहुत वीक है, और वो ऑन फील्ड पे भी वीक है। और आपने बिल्कुल सही बात की कि पहले थे उनके पास ऑप्शंस, अभी नहीं है वो ऑप्शंस। और बहुत अजीब बात है कि जहां टीमों ने या तो उन्होंने टाइट किया है या अपने फास्ट बॉलिंग को उन्होंने टाइट किया ड्राफ्ट के थ्रू, पेशावर ज़ल्मी ये काम नहीं कर पाए। अब ये काम नहीं कर पाए, इसलिए उनको मैच में ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी कि जहां पे हमने देखा कि पिंडी की पिच पे स्पिनर्स ने थोड़ा सा कंट्रोल दिया है, ठीक है, फास्ट बॉलर्स को तो मार पड़ी है, स्पिनर्स ने थोड़ा कंट्रोल दिया है। अब पिंडी की पिच पे ही स्पिनर्स नहीं कंट्रोल दे पाए पेशावर ज़ल्मी को। प्रॉब्लम तो है पेशावर ज़ल्मी को, बॉलिंग की बिल्कुल है। बैटिंग उनकी जो है ना, वैसे तो देखने में बहुत फिट है और चलनी भी चाहिए। शाहिद अयूब उनके पास, शाहिद अयूब पिछले मैच में अच्छे ही खेले थे, लेकिन ओवरऑल उनकी बैटिंग चलेगी तो पेशावर ज़ल्मी मैच जीतेगी। बॉलिंग में से उनसे कोई ज्यादा उम्मीद है नहीं। अच्छा अली, अभी तक हमने देखा है कि पाकिस्तान का कोई यंग लड़का हमें नजर नहीं आया PSL में। यंग टैलेंट अभी तक बिल्कुल नजर नहीं आया। यंग टैलेंट नहीं है, वेरी गुड तो क्या इसके पीछे वजह है? देखिए, PSL में भी हमेशा यही होता है कि कुछ मैच लगते हैं। अब मैं अपने पर्सनल उसकी बात करूं तो मुझे अली रजा की बॉलिंग ओपनिंग स्पेल में बहुत अच्छी लगी। ही वॉज फास्ट, ही वॉज निपी, वो बॉल को अच्छा जो है ना निकाल रहे थे। मुझे उनका पहला ओपनिंग स्पेल बहुत अच्छा लगा। मुझे जो नईम कल खेल रहे थे, मुझे उनकी भी थोड़ी सी बैटिंग स्टाइल जो है ना समझ आ रहा था कि यार ये चल सकता है लड़का, अच्छा। ये कर सकता है। हसन नवाज हमने देखा क्वेटा की टीम में, वो तो पाकिस्तान की टीम में भी हम देख चुके हैं, 100 मार चुके हैं, लेकिन है फ्लेवर जरूर है। एक दो मैचों में आपको ऑब्वियसली उस तरह से उभर के देखने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पहला मैच हुआ था पिंडी में, उसमें पिच बहुत डिफरेंट बिहेव कर रही थी। मैंने उस दिन भी शायद आपके शो में कहा था कि ये पिच वो वाली पिच नहीं थी कि यहाँ यंगस्टर आके जो है ना वो परवान चढ़ेगा। ये वो पिच थी जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स को जो है ना बताएगी कि भाई तुम क्यों एक्सपीरियंस हो, आप आके अपना एक्सपीरियंस दिखाओ, और वही हुआ था उस मैच में। बट देन अगेन आपको एक दो मैच हुए हैं अभी टीमों के, अभी 9-9, 8-8 मैच बाकी हैं। आपको आई एम प्रीटी श्योर कि आपको जो है ना जो पोटेंशियल नजर आ रहा है इस दफा इमर्जिंग का, मुझे काफी अच्छा। सही, देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। अभी बहुत सारे मैचेस पड़े हैं, हाइप भी क्रिएट नहीं हो रही थी, लेकिन अगर जिस तरह के क्लैश था ऐसे मैचेस हमें देखने को मिले तो हाइप भी क्रिएट हो जाएगी। थैंक यू सो मच अली, आप हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक खवातीन और आज़ाद। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स के हवाले से बात करेंगे जो कि हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं। स्पेशली अगर बात की जाए फैमिली की, तो आप फैमिली को कितना टाइम देते हैं। फिर जो न्यूली कपल्स होते हैं उनके भी कुछ इश्यूज होते हैं, फिर उनके ससुराल के साथ इश्यूज होते हैं, फिर आज की सोसाइटी में डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस हवाले से भी बात करेंगे कि क्या कुछ वजूहात हैं, किस तरह से हम इनको कम कर सकते हैं। और इस हवाले से हमारे साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत मौजूद है आज। इम्पोर्टेंट तो है लेकिन खूबसूरत भी है। मानूर साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है इन स्टूडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। मुझे ये बताएं सबसे पहले, जिस तरह से हसनैन ने जिक्र किया कि नई नई शादियां होती हैं लेकिन पता नहीं होता ना ही ससुराल वालों को ना ही जो लड़की होती है उसको कि किस तरह से मेंटेन करनी है अपनी लाइफ, नई लाइफ को। क्या टिप्स है बेसिक? अच्छा, एक्चुअली मुझे लगता है कि आजकल जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो हमारे सोशल मीडिया पे रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स वाला बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट प्रिवेल कर रहे हैं, ये भी बहुत हद तक आपका दिमाग ख़राब करके रखता है। मेरी मर्जी वाला वो वाला भी, फिर वो फेमिनिज्म की भी गलत डेफिनेशन चल पड़ी है जिसको हम सारे फॉलो कर रहे हैं। तो आई फील लाइक कि जो यंग जनरेशन है अब, जो जिनकी शादियां जल्दी हो रही हैं और जिसकी वजह से आई फील कि जितनी जल्दी शादी हो रही है उतनी जल्दी डिवोर्स भी हो रही है, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि आप किन कॉन्सेप्ट्स को लेकर एक नए रिश्ते में जा रहे हो। यहाँ पे वही एक रिजिड माइंडसेट बन चुका है, स्पेशली विमेन वो इस माइंडसेट के साथ जा रही है क्योंकि वो जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ना कि इतना खूबसूरत रिश्ता है, और डेफिनेटली खूबसूरत है लेकिन उसको बनाना पड़ता है। आप ये नहीं कर सकते हो कि किसी को देखा देखी हो। जैसे मेरी अम्मा हमें बचपन में कहती थी कि हाँ, किसी के गाल लाल देख के अपने गाल थप्पड़ों से तो लाल नहीं किए जाते। तो वो ये नहीं होता कि आप किसी को देख रहे हो कि वो एक लेवल को रीच कर चुके हैं एक रिलेशनशिप में जहाँ स्टेबिलिटी है, हैप्पीनेस है, कांस्टेंट एक वैलिडेशन मिलती है, आपको कहनी नहीं पड़ती। तो वो आपको आती है डेवलप करने से। लेकिन यहाँ पे वही बात है कि वो कॉन्सेप्ट्स लेके हम चल रहे हैं कि मैं जाऊंगी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉम्प्रोमाइज़ के नाम पे हमें बहुत टॉक्सिसिटी नज़र आती है। लगता है कि शायद हमने खुद को डीवैल्यू बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन आई फील कि नॉर्मल एक कॉम्पनसेशन या आपकी जो भी ये कंसिडरेशन होती है, ये हर रिश्ते में रिक्वायर्ड होती है। वो सिर्फ एक रिलेशनशिप शादी वाले में रिक्वायर्ड नहीं होती। आप जहाँ पे भी इनकंसिडरेट होगे, आप जहाँ पे भी अपने आप को थोड़ा ज़्यादा ऊपर रखने की कोशिश करोगे या आप दूसरे को इनकंसिडरेशन के साथ देखोगे, वहाँ डेफिनेटली लैकिंग्स आती हैं। तो आई थिंक कि ये जो एक रिजिड पैटर्न है ऑफ फॉलोइंग द ट्रेंड्स, ये बहुत हद तक हमारे रिश्ते ख़राब कर रहा है, क्योंकि हम एफर्ट करना नहीं चाहते। हम बस चाहते हैं कि हमें सजा सजाया प्लेट में मिल जाए, मुझे एक ऐसा रिश्ता मिल जाए जहाँ मुझे एफर्ट ना करनी पड़े और वो ऑटोमेटिकली मेरे लिए चीज़ें बड़ी सूट। और मेरे ख्याल है कि इसमें सोशल मीडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा मानूर ख़राब किया है। लेकिन क्या आप समझती हैं कि इसके लिए पेरेंट्स को भी कुछ खास ट्रेनिंग करनी चाहिए? शादी से पहले उसको बताना चाहिए कि बेटा आप जहाँ पे जा रही हो अब वही तुम्हारा घर है, उनकी वैल्यूज तुम्हारी वैल्यूज होंगी, उनका कल्चर तुम्हारा कल्चर होगा। नहीं, ये तो डेफिनेट सी बात है कि हम जब पेरेंट्स की बात करते हैं ना, तो उसमें स्पेशली मदर्स, दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल आपकी शादी में। चाहे वो लड़की की माँ है या चाहे वो लड़के की माँ है, वो दोनों तरफ से होता है। लड़की की माँ को लड़की को ये बताना होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारी सोसाइटी में वही बात है कि मेंटल हेल्थ के नाम पे बहुत से इश्यूज चल रहे हैं जो कि काफ़ी हद तक अंडर अटेंडेड भी हैं। वी डोंट नॉर्मली अटेंड टू देम, वी डोंट नॉर्मली गिव कंसिडरेशन टू देम। और वही चीज़ें हमारी पेरेंट्स लेकर आते हैं। जैसे अगर एक माँ है जिसने अपने रिलेशनशिप्स में देखा है कि उसका शौहर कंसिडरेट नहीं था या उसके इन लॉज टॉक्सिक थे या उसने देखा है कि उसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है, और वो एक प्रॉब्लम होती है ना कि स्ट्रगल करने में भी इशू नहीं है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट ना मिलना, वो एक बड़ा आपके अंदर एक शैलोनेस लेकर आ जाता है। तो वो वाली जो माएँ होती है ना, वो अपनी बेटियों को कहीं ना कहीं, अब ये बहुत ज़्यादा है कि वो अपनी बच्चियों को ये बताती हैं कि तुम्हें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उनके नीचे लगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उनकी हर बात मानने की अपना जो एक आपका ना एक स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन करके रखो। वो जो लेकिन वो आपको ऐसी बात सब पता है लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मेरी अम्मा शुरू में मुझे कहती होती थी कि पहले 2-3 साल अपनी शादी को दे दो ना, तो रिश्ते बहुत ज्यादा, आई फील कि आपको शादी को हर वक्त टाइम देना पड़ता है, आपको रिश्तों को हर वक्त टाइम देना पड़ता है। मैंने शुरू में भी दिया, हम अब भी दे रहे हैं, अभी भी कंसिडरेशन। ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही अगले से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके मुताबिक चलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जब आप दूसरे के हिसाब से चलने की कोशिश करते हो ना, एक ऐसा स्पेस हम बना लेते हैं जहाँ पे फिर दोनों मिल के चलते हैं, एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिलेशनशिप। यहाँ पे ये नहीं है कि मैं ज्यादा करूँ अगला कम करे, या मैं बिल्कुल ही ना करूँ और अगला ही सिर्फ चलता रहे, वो भी रिलेशनशिप्स नहीं चलते।
तो माओ का या पेरेंट्स का इन जनरल बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि वो अपने बच्चों को क्या गाइडेंस देते हैं कि हर छोटी छोटी बात पे घर नहीं आ जाना, हर छोटी छोटी बात पे माँ बाप का इंटरफेयर करना भी नहीं बनता। जरूरी नहीं होता। कि आपको पता है कि उन बच्चों ने, अगर वो आपस में कुछ नया रिश्ता है ना, दो लोग आए हैं, इंडिविजुअलिटी डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, उनको एडजस्ट होते हुए टाइम लगेगा। तो उसके लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक कंसिडरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए, आपके अंदर टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि आपको पता है कि अगर कभी आपको चुप रहना भी पड़ जाए, इवन इफ़ यूर राइट, इट्स नॉट बैड। यहाँ पे उसको समझा जाता है कि अगर आप गलत नहीं हैं और आपने नहीं बोला ना, तो बस ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो गया इन द रिलेशनशिप। तो ये कॉन्सेप्ट उस सेंस में बहुत गलत जा रहे हैं, जिसकी वजह से फिर पेरेंट्स की भी एक एक्स्ट्रा स्पेस जो होती है ना, वो मिलाइन करती है उस रिलेशनशिप को, कि बच्चों के पास एक ज़्यादा वो एक स्पेस है कि अच्छा छोटी सी चीज़ होगी, चले जाओ माँ बाप के पास, और माँ बाप लड़ने आ जाते हैं। बिल्कुल मानूर, आपने एक बात की ना तवक्कुआत के हवाले से, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन एज अ हस्बैंड ये कितना इंपॉर्टेंट है कि उनकी वाइफ उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, हाउ डू दे गिव क्वालिटी टाइम टू ईच अदर? अच्छा देखो, उसमें दोनों को देना पड़ता है, वो एक लड़के या लड़की पे नहीं होता। It's not a one way traffic. It's never that. I think एक और जो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ना, स्पेशली कमिंग फ्रॉम द पेरेंट्स, वो सबसे पहले ठीक होना चाहिए कि अगर लड़कियों की तरफ से होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कभी लड़की ने कह दिया कि, और ये अभी भी लोग एग्जिस्ट करते हैं कि अगर लड़की को कोई पसंद था, उसने बता दिया कि जी मुझे फलाने से शादी करनी है, उस अना को मसला बना के उन्होंने उसका रिश्ता 2 दिन के अंदर अंदर कहीं और कर देना है। बिल्कुल। और अगर लड़का है और अगर वो देख रहे हैं कि वो एक ऐसी एज में आ गया है जहाँ पे वो बच्चा इररिस्पॉन्सिबल है या चीज़ों को समझ नहीं रहा है या उसके अपने कुछ गलत पैटर्न्स हैं जो फैमिली नहीं अंडरस्टैंड करी, तो वो कहेंगे इसकी शादी करा दो, ये ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। इन दोनों केसेस में जब आप एक जो भी एक रिश्ता एक कायम होता है उसमें वो हमेशा ख़राब ही होगा। ना लड़का राज़ी है ना लड़की राज़ी है। लड़का इस माइंडसेट में ही नहीं है कि उसने उसको फिक्स करना है, और लड़की इस चीज़ से आती है कि सब चीज़ें मुझे गलत मिल रही हैं, मुझे सिर्फ कंसिडरेशन शो करनी है या मुझे सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करना है इस रिश्ते में। बिल्कुल। तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रिश्ते ख़राब होते हैं। लेकिन जब आप एज अ कपल, एज अ यूनिट बन जाते हो, वन यूनिट बन जाते हो, आई थिंक दोनों तरफ से आप दोनों को सबसे पहले ये नहीं होता कि मैंने अगले को फिक्स करना है या दूसरे ने मेरे प्रॉब्लम्स फिक्स करने हैं। रिलेशनशिप इस माइंडसेट से चल ही नहीं सकता। आप इस माइंडसेट से जाओ कि मुझे पता है कि आई हैव प्रॉब्लम्स एंड आई एम ओपन टू द फैक्ट दैट द अदर पर्सन माइट आल्सो हैव प्रॉब्लम्स। अगले के भी इश्यूज हो सकते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को फिक्स नहीं करना, लेकिन हमने अपने ऊपर काम करना। बिल्कुल। दैट कांस्टेंट वर्किंग ऑन माय ओन सेल्फ कि आई हैव टू बी अ बेटर पर्सन। मुझे अगले के प्रॉब्लम्स मेरा ठेका नहीं उठाया, मेरा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे हम अपने आप को फिर पीछे छोड़ देंगे और हम दूसरे को लेकर चलते हैं, और फिर जब हमारी बर्दाश्त खत्म हो जाती है फिर वो एक आउटबर्स्ट आता है, मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, वो फिर आ जाता है वहाँ पे। तो हमेशा रिलेशनशिप वहाँ पे ज्यादा बेहतर कायम होगा जहाँ आपको पता है कि हमारे पास एक सेफ स्पेस है, जहाँ हम दोनों अपने अपने फ्लॉज के साथ आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और मैं एंड समझता हूं कि एक्सेप्टेंस ऑफ दैट। आप दो अगर पार्टनर हैं तो आपको एक दूसरे को रियलाइज करवाने की कोशिश ना करें कि मैंने आपके लिए क्या किया या उसने आपके लिए क्या किया। अच्छा, जो मैंने इंट्रो में बात की थी वो इससे थोड़ा सा इंटरलिंक है, लेकिन मैं कुछ और किसी और प्रोस्पेक्ट से आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ। डिवोर्स रेट क्या क्या मुहर्रकात हैं, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, कि क्या क्या रीजंस हैं कि हमारे माशरे में आए दिन हम सुनते हैं कि डिवोर्स रेट बढ़ रहा है और इसकी रेशो बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस अनरीजनेबल। मानूर, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, वहाँ लिए चलते हैं नाजरीन को। ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है तो इस वजह से हमें इंटरप्ट करना पड़ा, लेकिन अभी बताएं हमें कि है ब्रेकिंग न्यूज़ या फिर हम मानूर के साथ कंटिन्यू करें। चलें जी, इस वक्त अब देखते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, लेकिन मैं अपना सवाल वापस से रखता हूँ मानूर के। जी, ब्रेकिंग न्यूज़ आगे। वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। अब एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम आपको सितारों का हाल बताते हैं कि सितारों का हाल आपके मुताबिक क्या है। अभी थोड़ा सा वक्त हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट्स है, तो हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग जहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड है, मुल्तान सुल्तान है, पेशावर ज़ल्मी है, लाहौर कलंदर, कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम्स, 6 टीमें हैं। किस टीम का पलड़ा भारी होगा और क्या इस PSL से पाकिस्तान को कोई नया टैलेंट मिलेगा, इस हवाले से हम आज
सितारों की रोशनी में जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हो सकता है, कौन सी टीम का पलड़ा भारी है। दाऊद जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान हो या पाकिस्तान की टीम हो, बिलाशुबा यहीं से वो नौनहार जो है वो निकलते हैं और फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। खिलाड़ी बिलाशुबा मैच जी बहुत अहम होते हैं और पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि पीएसएल एक ऑथेंटिक पाकिस्तान के लिए अदारा बन चुका है। बिल्कुल। तो दाऊद जी बताएं फिर क्या क्या किस टीम का पलड़ा भारी है, क्या कुछ बता रहे हैं कार्ड्स? तो आपने मुझे हर टीम का नाम बोलने, उसकी कार्ड्स की एनर्जी बता देनी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड, हाँ 6 टीमें हैं सर। तो जनाब मुझे पता है इस्लामाबाद वालों को ही सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड से आगाज करना था। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों की एनर्जी इस वक्त टीम की क्या नजर आती है? तो जनाब यहाँ पे अच्छा कुछ कुछ चीजों से मुतल्लिका इनको बैलेंस करने की जरूरत है। यानी कि अगर ये थोड़ा सा बेहतर कर ले इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो मैं समझता हूँ इनकी कम्युनिकेशन बड़ी जबरदस्त है, स्किल बहुत जबरदस्त है, बड़ी सॉलिड परफॉर्मेंस है और थर्ड कार्ड तो बहुत ही जबरदस्त है। मैं समझता हूं कि अगर फाइनल तक जाते हैं तो पहली जो 3 टीमें हैं उनमें इनका नाम जरूर नजर आता है। तो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इनको थोड़ा सा प्लानिंग की जरूरत है। ओवरऑल अच्छी टीम नजर आती है। कराची किंग की मौजूदा पोजीशन और मौजूदा एनर्जी क्या नजर आती है? तो कराची किंग जो है आज ही थोड़ी सी डाउन है। इनके खिलाड़ियों से मुतल्लिका कोई प्रॉब्लम नजर आती है, कहीं ना कहीं अनफिट खिलाड़ी भी आपको नजर आएंगे और पोर जो है इनकी नजर आती है परफॉर्मेंस। मैं समझता हूं कि इनको प्लानिंग के तहत खेलना चाहिए और प्लानिंग की बहुत जरूरत है। ठीक हो गया सर। लाहौर कलंदर की बता दें, क्योंकि अभी तो कराची अच्छा प्ले कर रहे हैं, लेकिन आप तो फ्यूचर की चले बात करें। लाहौर कलंदर अपनी टीम की बताएं हमें। लाहौर कलंदर की क्या एनर्जी नजर आती है? देखिए जी, लाहौर कलंदर की करंट कुछ चीजों से मुतल्लिका डाउन है, प्रॉब्लम फील होगी आपको, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन अच्छी परफॉर्मेंस है और ये अच्छी परफॉर्मेंस के तहत कामयाबियां भी समेट सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनको भी कुछ एनर्जी और बेहतरी की जरूरत है, लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस सही। और कोयटा ग्लैडिएटर्स? अच्छा जी, कोयटा की एनर्जी क्या, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है टीम नजर आती है और स्ट्रेट फॉरवर्ड खेलेंगे, लेकिन यहाँ पे मंसूबाबंदी करें, मंसूबाबंदी के तहत खेलें। लेकिन ये है कि इनके खिलाड़ियों को पिच के ऊपर खड़ा रहना और मेडिटेशन और पूरा कंसंट्रेशन के साथ खेलना इनके लिए बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे 70 मार्क्स मैं दूंगा इनको। ठीक हो गया सर। पेशावर ज़ल्मी की क्या सूरत हाल नजर आती है? तो पेशावर ज़ल्मी जो है बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और इनका जो है वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मैं समझता हूं कि यहाँ पे खुशियां भी और कप की एनर्जी भी पेशावर ज़ल्मी की नजर आती है। तो अच्छी टीम है, अच्छी परफॉर्मेंस देगी और पहली टीमों में इनका नाम नजर आता है। एंड द लास्ट वन इज मुल्तान सुल्तान्स। मुल्तान सुल्तान की क्या एनर्जी है? बहुत अच्छा कार्ड है पहला भी। अच्छा जी, ये पेशावर ज़िल्मी और मुल्तान दोनों टीमें बहुत अच्छी वेल सेटल्ड है। मैं समझता हूँ शायद इन टीमों में से कोई टीम जो है वो फाइनल तक भी जा सकती है। ठीक हो गया, मुल्तान सुल्तान फाइनल तक जा सकती है। सर हमारे जो है ना अस्मा हमें कॉल कर चुकी हैं। अस्मा हमारी रेगुलर कॉलर हैं, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से हमारे पास आई नहीं है। अस्मा, क्या सवाल पूछेंगी आप दाऊद जी से? अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, आपको, आपकी टीम को, दाऊद जी को माशाल्लाह से वेलकम बैक और बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। मैं दाऊद जी से ये पूछना चाह रही हूँ, 14/6/1985 अली, ये अभी कुछ दिन पहले इन्होंने जबरदस्ती अपनी पसंद से शादी की है, जबकि घर वाले बिल्कुल भी राजी नहीं है। ये बताएं दाऊद जी, ये शादी कितना अर्सा चलेगी? जी दाऊद जी। अच्छा जी, ये अली की शादी कितना अरसा चलेगी? देखिए जी, करंट तो सूरत बहुत प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़ा कोई इस तरह की सूरत चल रही है। पहला कार्ड तो डिस्टर्ब है, दूसरा ये कि ये कहीं बाहर आउट ऑफ कंट्री ना अपनी बेगम को लेके चले जाएं। थर्ड कार्ड ये है कि अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले हैं। शादी कितना अरसा चल सकती है ये तो अल्लाह ताला इनके हालात है, लेकिन प्रॉब्लम रहेगी यहाँ पे। मतलब हालात आपको ठीक नजर नहीं आ रहे दाऊद जी? आज हमारे पास वक्त बड़ा कम था, आपने भी आते आते देर लगा दी। उम्मीद करते हैं जल्दी आएंगे तो हम जल्दी ही तमाम तर चीज़ें रैप अप करेंगे। थैंक यू सो मच। वो जानेंगे खवातीन वज़ात दाऊद जी हमारे साथ मौजूद थे। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे गज़ल को, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।